अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो है, इसे पढ़ने से पहले हमें थोड़ा बैकग्राउंड पता होना चाहिए अपने जो हम चैप्टर और जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। हम बेसिकली पढ़ रहे हैं बायोमालिक्यूल्स। बायोमालिक्यूल्स ऐसे मालिक्यूल्स होते हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का पार्ट होते हैं, उसके जिस्म में पाए जाते हैं। और ना सिर्फ वो मालिक्यूल्स मिलके उस जानदार के जिस्म का पूरा कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, बल्कि जो जानदार का जिस्म जितने भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है वो भी डिपेंड करता है उन्हीं बायोमालिक्यूल्स के ऊपर। उन्हीं बायोमालिक्यूल्स में से सबसे इम्पॉर्टेंट आज हम पढ़ रहे हैं वो है न्यूक्लिक एसिड। अगर देखा जाए तो ये ऑर्गेनिक मालिक्यूल हैं और चौथे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक बायोमालिक्यूल्स हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाए जाते हैं। और कहा जाता है कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो किसी भी सेल के तमाम तर मामला जो है उनको कंट्रोल करता है, चाहे वो सेल का स्ट्रक्चर हो या सेल का फंक्शन हो, सेल की शेप हो। किसी भी तरह से सेल जो है वो जो भी अपना किसी जगह पे रोल प्ले कर रहा होता है वो टोटली न्यूक्लिक एसिड पे डिपेंड कर रहा होता है। अब ये बात जो है इसे हम आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे कि न्यूक्लिक एसिड किस तरह से सारे सेल को कंट्रोल करता है, हाउ न्यूक्लिक एसिड एक्ट एज अ ब्रेन फॉर होल सेल। लेकिन इसकी कुछ पहले जो हिस्ट्री है और जो बेसिक्स हैं वो हम देख लेते हैं। साइंटिस्ट था जी फ्रेडरिक मिशर। फ्रेडरिक मिशर जो था, इसने 1870 में यानी 1870 में पस सेल्स लिए। पस सेल्स क्या होते हैं? डेड वाइट ब्लड सेल्स। हमारी बॉडी में जहाँ कहीं लीजन्स पैदा होते हैं, वूंड हैं, ज़ख़म आ जाते हैं, तो वहाँ पे अगर बैक्टीरिया इन्फेक्शन करते हैं तो बैक्टीरिया और वाइट ब्लड सेल्स के दरमियान में फ़ाइट होती है और वाइट ब्लड सेल्स की डेथ हो जाती है और वाइट ब्लड सेल्स एक जगह पे अकमुलेट हो जाते हैं और वो जो मटेरियल होता है उसे हम पस कहते हैं। तो पस सेल्स जो थे उसके न्यूक्लियस में से इस मटेरियल को फाइंड आउट किया। जब इसे लेबॉर्ट्री में इसके ऊपर केमिकल एस्पेक्ट्स डिस्कस की गई, इसे इसकी केमिकल नेचर को डिस्कवर किया गया, तो पता चला कि ये एसिडिक इन नेचर है। जो केमिस्ट्री की रूह से इसकी नेचर जो थी वो एसिडिक थी। तो न्यूक्लियस में मिलने की वजह से और एसिडिक नेचर की वजह से इस मटेरियल का नाम न्यूक्लिक एसिड रख दिया गया। ये थी कुछ इसकी हिस्ट्री। इसके बाद देखते हैं कि ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये बना किस तरह से हुआ। न्यूक्लिक एसिड बेसिकली एक बायोमालिक्यूल है और बायोमालिक्यूल्स जो हैं उनको डिस्कस किया जाता है बायोकेमिस्ट्री में। बायोकेमिस्ट्री की रूह से देखा जाए तो ये एक ऐसा मालिक्यूल है न्यूक्लिक एसिड जो छोटे छोटे मालिक्यूल से मिलकर बना होता है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और जो केमिकल बॉन्ड बनता है इनमें वो बेसिकली डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, या जिसे हम लोग फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। बेसिकली फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के ज़रिए और एक लंबा मालिक्यूल बना देते हैं जिसे हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चला कि हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हैं न्यूक्लियोटाइड्स। इनकी बॉन्डिंग भी बाद में डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो अगर एक न्यूक्लियोटाइड को देखा जाए तो वो किन मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। अगर एक न्यूक्लियोटाइड को देखा जाए तो उसमें 3 और छोटे मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। वो सबसे पहला इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल जो है वो पेंटोज शुगर यानी 5 कार्बन वाली शुगर होती है जिसे हम राइबोज कहते हैं। एक नाइट्रोजनस बेस यानी नाइट्रोजन से बना हुआ मॉलिक्यूल होता है और एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। ये तीनों मॉलिक्यूल एक दूसरे से मिलते हैं तो जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल बनते हैं वो कहलाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो जो रिजल्टेंट मैक्रो मॉलिक्यूल बनता है वो कौन सा बनता है? न्यूक्लिक एसिड। अब हम सबसे पहले जो न्यूक्लियोटाइड है उसका एक जर्नल फार्मूला भी देख लेते हैं। आपके सामने एक ये न्यूक्लियोटाइड मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ये एटीपी का मॉलिक्यूल है। आप छोटी क्लासेस से ही इसके मतलब पढ़ते आते हैं। इसके 3 पोर्शंस हमें नज़र आ रहे हैं। ये एक कार्बोहाइड्रेटेड पोर्शन है जो कि स्केलेटन का काम कर रहा है, ढांचे का काम कर रहा है। बुनियादी फ्रेमवर्क मॉलिक्यूल को जो है ये पेंटोज शुगर देती है।
जिसे हम किसको नाम देते हैं, राइबोज का। पेंटोज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कार्बन जो है वो कार्बन एटम्स 5 होते हैं और इसका अपना नाम जो है वो राइबोज है। इसकी कार्बन नंबर 1 के साथ एक ऐसा मालिक्यूल अटैच होता है जिसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन पाई जाती है और इस मालिक्यूल को कहते हैं नाइट्रोजनस बेस। और तीसरा मालिक्यूल जो है उसमें फॉस्फेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, इसे कहते हैं फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेस और राइबोज शुगर, ये फॉस्फेट ग्रुप जो है ये कार्बन नंबर 5 के साथ जुड़ा होता है राइबोज शुगर की, और जो नाइट्रोजनस बेस है वो राइबोज शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच होते हैं। तो ये जो रिजल्टेंट मालिक्यूल बनते हैं इन्हें हम लोग क्या कहते हैं जी, इन्हें कहते हैं हम न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं बहुत सारे एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और जो मालिक्यूल बनता है वो न्यूक्लिक एसिड का होता है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सबसे पहला जो कंटेंट है वो कौन सा है, वो है राइबोज शुगर। जो राइबोज शुगर है ये बुनियादी तौर पे एक 5 कार्बन शुगर है जिसमें 5 कार्बन के एटम्स पाए जाते हैं। अब देखें सबसे पहले कॉर्नर पे ऑक्सीजन है, कार्बन नंबर 1 2 3 4 और ये कार्बन नंबर 5। एक कंप्लीट राइबोज जो होती है उसमें कार्बन नंबर 2 पे प्लेन के ऊपर हाइड्रोजन होती है और प्लेन कार्बन प्लेन से नीचे हाइड्रोक्सल होती है। तो ऐसी राइबोज जो है वो कहलाती है कंप्लीट राइबोज। अगर किसी कंप्लीट राइबोज में कार्बन नंबर 2 पे एक ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो जाए, एक ऑक्सीजन कम हो जाए, तो जो रिजल्टेंट राइबोज हमारे सामने आएगी उसे हम बोलेंगे डीऑक्सी राइबोज, यानी ऐसी राइबोज जिसमें एक ऑक्सीजन डेफिशिएंट है, एक ऑक्सीजन कम है। कॉमन मिस्टेक बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि एक राइबोज होती है ऑक्सी राइबोज और एक होती है डीऑक्सी राइबोज। अब ऑक्सी राइबोज दुनिया में कोई टर्म ही नहीं है, या राइबोज है या डीऑक्सी राइबोज है, यानी राइबोज से एक ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो जाती है। अब कुछ न्यूक्लियोटाइड ऐसे होते हैं जिनमें कंप्लीट राइबोज शुगर पाई जाती है और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें डीऑक्सी राइबोज पाई जाती है। सो ऑन द बेसिस ऑफ राइबोज शुगर वी हैव 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। हमारे पास 2 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स बन जाते हैं। कुछ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिनमें कंप्लीट राइबोज पाई जाती है और उन्हें हम कहते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, और कुछ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिनमें डीऑक्सी राइबोज पाई जाती है और उन्हें हम बोलते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। सो पता चला कि 3 जो बुनियादी अज्जा हैं एक न्यूक्लियोटाइड के, जैसे एक फॉस्फेट ग्रुप है, एक नाइट्रोजनस बेस है और ये दोनों तीसरे के साथ जुड़े हुए हैं जो कि राइबोज शुगर है। तो वो जो राइबोज शुगर है उसकी बेस पे न्यूक्लियोटाइड्स 2 तरह के हैं, या राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं या डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं। सो जिस तरह राइबोज की बेस पे 2 टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इसी तरह हमारे पास न्यूक्लिक एसिड की भी 2 टाइप्स आगे आ जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ऐसा न्यूक्लिक एसिड जिसमें ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाएं जिनमें कंप्लीट राइबोज हो, वो कहलाते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड में राइबोन्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। राइबोन्यूक्लियोटाइड्स ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिनमें कंप्लीट राइबोज होती है। और दूसरी टाइप होती है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। जब ये मिलते हैं तो जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल बनता है वो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कहलाता है, जिसे हम डीएनए कहते हैं। So on the basis of type of ribose sugar we have 2 types of nucleic acids. First one is RNA ribonucleic acid and second one is DNA deoxyribose nucleic acid. So पता चला कि ये राइबोज शुगर की बेस पे हमारे पास 2 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास अगला जो कंटेंट है वो है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप भी एक ऐसा कंटेंट है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी न्यूक्लियोटाइड का। इसकी मौजूदगी के बगैर जो न्यूक्लियोटाइड है वो न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। विदाउट फॉस्फेट ग्रुप न्यूक्लियोटाइड इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। तो इसकी मौजूदगी बड़ी ज़रूरी है।
अब ये किस सूरत में पाया जाता है? फास्फेट ग्रुप जो है ये फास्फोरिक एसिड की फॉर्म में पाया जाता है। फास्फोरिक एसिड H3PO4, अगर इसको ओपन करके लिखें तो ये सेंट्रल फास्फेट है। फास्फेट जो है इसकी वैलेंसी जो है वो कहीं पे 4 होती है, कहीं पे 3 होती है, कहीं पे 5 होती है। वेरिएबल वैलेंसी है, ये केमिस्ट्री का टॉपिक है कि क्यों वेरिएबल होती है। तो यहाँ फास्फोरिक एसिड में फास्फेट की वैलेंसी 5 है। ये डबल बॉन्ड बना रही है ऑक्सीजन के साथ और सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रही है 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स के साथ। तो ये हो गया हमारे पास H3PO4, ये फास्फोरिक एसिड है। इस फॉर्म में अगर ये एक फास्फोरिक एसिड पाया जाए किसी न्यूक्लियोटाइड में तो वो कहलाता है मोनोफॉस्फेट। अगर ये फास्फोरिक एसिड जो है ये 2 मॉलिक्यूल पाए जाएं तो ऐसा न्यूक्लियोटाइड कहलाता है डाईफॉस्फेट। ऐसा न्यूक्लियोटाइड जिसमें फास्फोरिक एसिड के 3 मॉलिक्यूल पाए जाएं वो कहलाता है ट्राईफॉस्फेट। तो जिस तरह राइबोज शुगर की बेस पे हमारे पास कितनी तरह के अमाइनो एसिड कितनी तरह के न्यूक्लियोटाइड्स थे? 2 तरह के, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। इसी तरह फास्फेट ग्रुप की बेस पे हमारे पास 3 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स हैं, या मोनोफॉस्फेट हैं, या डाईफॉस्फेट हैं, या ट्राईफॉस्फेट है। एंड इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फास्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। जो तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है नाइट्रोजनस बेस। बेसिकली नाइट्रोजनस बेस क्या है? एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन पाई जाती है, एंड दिस इज द मोस्ट फंक्शनल मॉलिक्यूल्स इन द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी जानदार के जिस्म में सबसे ज़्यादा फंक्शनल मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं, वो नाइट्रोजनस बेसिस हैं और ये नाइट्रोजन से मिलके बनी हुई हैं। अब ये 2 तरह की हैं। अब आपके सामने यहाँ पे जो मैंने नाइट्रोजनस बेस ड्रॉ की है ये कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है इसका, तो ये एडेनिन है। आप देखें इसके स्ट्रक्चर में 2 रिंग्स पाए जाते हैं। कुछ ऐसी नाइट्रोजनस बेसिस हैं जिनमें सिर्फ एक ही रिंग पाया जाता है जिनके स्ट्रक्चर में। सो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर वी हैव 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। एक होती हैं पायरिमिडीन्स और दूसरी होती हैं प्यूरीन्स। पायरिमिडीन्स जो हैं वो डबल रिंग वाली हैं, सिंगल रिंग वाली जितनी भी नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो पायरिमिडीन्स कहलाती हैं। और ये दुनिया में 3 ही हैं, साइटोसिन, थायमीन और यूरासिल। ये 3 ही ऐसी नाइट्रोजनस बेसिस यानी नाइट्रोजन से मिलकर बने हुए मॉलिक्यूल हैं जिनके स्ट्रक्चर में एक ही रिंग पाया जाता है। और दूसरी हैं प्यूरीन्स वो हैं जिनमें डबल रिंग पाया जाता है। डबल रिंग में 2 ही पूरी दुनिया में नाइट्रोजनस बेसिस पाई जाती हैं, एडानिन और गवानिन। सो वी हैव टोटल 5 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस की टोटल 5 इकसाम है। तो ये नाइट्रोजनस बेस चेंज हो जाती है, अमाइनो एसिड की टाइप न्यूक्लियोटाइड की टाइप चेंज हो जाती है। इसी तरह अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर डीएनए को देखा जाए तो इसमें सिर्फ वही न्यूक्लियोटाइड्स होंगे जिनमें एडानिन होगी, गवानिन होगी, साइटोसिन होगी और थायमीन होगी। इसी तरह अगर आरएनए को देखा जाए तो इसमें सिर्फ वो वाले न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाएंगे जिनमें एडानिन होगी, गवानिन होगी, साइटोसिन होगी या यूरासिल होगी। अगर आप देखें तो आरएनए में थायमीन नहीं पाई जाती, डीएनए में यूरासिल नहीं पाई जाती। तो टोटल टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस वी हैव 5 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, बिकॉज वी हैव ओनली 5 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस की 5 इकसाम है, इसकी वजह से इनकी बेस पे न्यूक्लियोटाइड्स की 5 इकसाम होंगी। फास्फेट ग्रुप जो है वो एक फास्फोरिक हो सकता है, फास्फोरिक एसिड 2 हो सकते हैं या 3। इसकी बेस पे सिर्फ न्यूक्लियोटाइड्स की कितनी इकसाम है? 3। और इसी तरह अगर हम पिछले टॉपिक पे चले जाएं तो राइबोज शुगर भी कितनी तरह की है? सिर्फ 2 तरह की। तो राइबोज शुगर की बेस पे न्यूक्लियोटाइड्स की टाइप्स कितनी है? 2। फास्फेट ग्रुप की बेस पे न्यूक्लियोटाइड्स की टाइप है 3 और नाइट्रोजनस बेसिस की बेस पे न्यूक्लियोटाइड्स की टाइप्स हैं 5।
इन्हीं तमाम न्यूक्लियोटाइड से मिलके क्या बनता है, न्यूक्लिक एसिड बनता है। इसमें एक डिटेल मैंने आपको दोबारा बता दी कि डीएनए में यूरासिल नहीं पाई जाती और आरएनए में थायमिन नहीं पाई जाती। अब हम देखेंगे कि जो टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो कौन कौन सी पॉसिबल हैं। सबसे पहले डीएनए को देख लेते हैं। डीएनए नाम से ही पता है कि इसमें जो जितने भी राइबोज शुगर होंगी सारी वो डीऑक्सी राइबोजेज होंगी। तो डीऑक्सी अगर एडेनिन है तो वर्ड यूज होगा एडेनोसिन, डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी एडेनिन वाले 3 पॉसिबल हैं न्यूक्लियोटाइड्स। और सारे के सारे कौन से होंगे, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। मोनोफॉस्फेट हो सकते हैं, डाइफॉस्फेट या ट्राइफॉस्फेट। इसी तरह डीऑक्सी गवानिन होगी तो वर्ड यूज होगा गवैनोसिन, डीऑक्सी गवैनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी गवैनोसिन डाइफॉस्फेट, डीऑक्सी गवैनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी तरह डीऑक्सी थाइमिडीन, थाइमीन यूज होगी तो वर्ड डीन यूज होगा, थाइमिडीन, क्योंकि ये पायरिमिडीन है। डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडीन डाइफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट। इसी तरह अगर साइटोसिन होगी तो डीऑक्सी साइटिडीन, साइटिडीन वर्ड यूज होगा, डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडीन डाइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट। ये टोटल 12 न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो इस दुनिया में किसी भी जानदार के डीएनए में पाए जाते हैं। 13वां न्यूक्लियोटाइड दुनिया में डीएनए के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। और ये किस बेस पे बनाए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ राइबोज, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। इसी तरह जो आरएनए है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसमें इसके मालिक्यूल देख, इसमें सारे राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होंगे तो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट हो सकता है, सॉरी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी तरह गवैनोसिन मोनोफॉस्फेट, गवैनोसिन डाइफॉस्फेट, गवैनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी तरह थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, सॉरी आरएनए में थाइमीन एग्जिस्ट ही नहीं करती तो इसकी जगह क्या आएगी, यूरासिल। यूरासिल के लिए वर्ड यूज होगा यूरिडीन, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, यूरिडीन डाइफॉस्फेट, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। और साइटोसिन पाई जाती है इसमें साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन डाइफॉस्फेट और साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट। ये 12 न्यूक्लियोटाइड हैं जो इस दुनिया में जानदारों का आरएनए बनाते हैं। 13वां न्यूक्लियोटाइड आरएनए के लिए भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये टाइप्स थी न्यूक्लियोटाइड्स की, डीएनए की और आरएनए की, ऑन द बेसिस ऑफ देयर राइबोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ तक आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना। थैंक यू वेरी मच।